सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं स्किन से रिलेटेड न्यूट्रिशन के बारे में कि स्किन में जब भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपको एक्ने होता है, आपकी स्किन जो है उसमें प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, एलर्जीज हो रही हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, सो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो रहती है, जो आपके मेरे किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो है पॉल्यूशन। जब आपकी स्किन इन सारे पॉल्यूशन के एलिमेंट से एक्सपोज होती है तब उसमें किसी किसी तरह के अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डस्ट वगैरह है और उसमें आपने रब कर लिया तो स्किन में इरिटेशन हो जाती है। अगर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो इन दैट केस क्या होता है कि जो हमारी स्किन के ऊपर जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो कंज्यूम करने लग जाते हैं, देन उसकी वजह से रैशेस वगैरह हो जाते हैं। मेजरली अगर आप देखो तो एक्ने जो है और स्किन की एलर्जीज हैं, इनका मेजर कारण पॉल्यूशन होता है। लेकिन ये तो कुछ पॉल्यूशन है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो किसी किसी जगह के लिए काम करेंगे, किसी जगह के लिए नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्किन से रिलेटेड चीज़ों में, दैट इज आपके इंटरनल फैक्टर्स। आपकी बॉडी, क्या स्किन, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो क्या आपकी बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, इतना इनफ चीज़ें मिल रही हैं जिससे स्किन में जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको वो रिपेयर कर पाए, या किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि स्किन में क्या गलत जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है एंड ऑल दोस। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरनल फैक्टर होता है आपकी स्किन से रिलेटेड चीज़ों में, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है जब भी आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जिसमें टॉक्सिन्स है, बैड बैक्टीरिया है, या फिर एक्सेस मात्रा में केमिकल्स, पाश्चराइजर्स, इवन जो प्रिजर्वेटिव्स, ये सब यूज किए जाते हैं, तब आपकी जो बॉडी है वो इन्फ्लेमेट करती है। इन्फ्लेमेट मतलब जो हमारी जो इनमें से जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, बैड बैक्टीरिया होता है, ये हमारी स्किन में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं एंड देन वो हमारी स्किन पे अलग अलग चीज़ें कॉज करते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच इज इन्फ्लेमेशन, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, जो होता है खराब खाने से। ठीक है, खराब यानी कि अनहेल्दी खाना, जिसमें न्यूट्रिशन तो अपनी जगह पे बात है लेकिन बैड चीज़ें काफ़ी हैं, टॉक्सिन्स, केमिकल्स एंड ऑल। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कि जब किसी तरह का कोई केमिकल या फिर कह सकते हैं कि कोई आपने दवाई ली या कुछ भी और लिया जिस पे बॉडी को रिएक्ट करना है, तो जब बॉडी में हमारे रिएक्शन होता है अगेंस्ट सम केमिकल्स, ये केमिकल्स हो सकते हैं आपकी दवाई से लिए हों, आपने कोई दवाई मेडिकेशन वगैरह चल रही हो उससे हो, या फिर आपने कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह ली हो उसमें, या फिर कई बार जो खाना खाते हैं हम उनमें लोग मिला देते हैं, जैसे हम कहते हैं ये फूड कलर या इस तरह के और कई चीज़ें मिला देते हैं, टेस्ट इन्हांसर्स जो लोग मिला देते हैं। तो इस तरह के जब केमिकल्स मिल जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं किसी भी तरीके से, तो इन सबको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी जो है इन्फ्लेमेशन करती है, यानी इनको बर्न करने के लिए इन्फ्लेमेट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और चीज़ें रहती हैं जो होता है कि आपकी अगर गट हेल्थ जो है, गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है। गट हेल्थ मतलब कि जो भी आप खा रहे हो उसको सही तरीके से बॉडी अगर नहीं कर पाती, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको कम किया जा सकता है? देखिए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको तो आप नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मेडिकेशन है या फिर कुछ और चीज़ें हैं तो उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जो आपके हाथ में है, यानी आपके हाथ में क्या है, जो भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि वो नॉर्मली स्किन वगैरह पे यूज़ करने से पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए। कोई भी स्किन वगैरह, कोई भी मॉइस्चराइजर ले रहे हैं, स्किन ले रहे हैं, उसको एक बार स्किन पे ऐसे लगाइए, देखिए उसको लगाने के बाद 2 मिनट 5 मिनट छोड़िए, देखिए कहीं स्किन में इरिटेशन तो नहीं हो रही है, किस तरह कोई इचीनेस तो नहीं हो रही है, किस तरह रेडनेस तो नहीं आ गया, स्किन वो केमिकल्स के बाद हटा के देखिए कहीं स्किन में रेडनेस तो नहीं है। अगर स्किन में रेडनेस आ गई दैट्स नॉट गुड फॉर इट। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि जो आपके हाथ में वो है कि जो भी आप मेकअप की जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका ध्यान रखिए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए आप अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए। जो भी आपके पैकेज फूड आप ले रही हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं आप, इसको कम कीजिए, क्योंकि इसमें एक्सेस मात्रा में केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं वगैरह हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए नुकसान करेंगे। जब आप ये खाएंगे तो बॉडी ऑफकोर्स टॉक्सिन्स को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी। ठीक है, तो ये हो गए मेजरली 2 रीजंस।
उसके बाद कुछ कुछ खाने में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता भी है तो उसको काउंटर किया जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको खाने में हमेशा ऐड करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो। नंबर 1 जो हम सब के घरों में यूज़ होता है दैट इज टर्मरिक, हल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन टी एंड ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 किन में होता है? आपके फ्लैक्स सीड्स में है, वॉलनट्स में है, फिश में है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो इसको वो काउंटर करता है काफ़ी हद तक। दूसरी जिसपे हम सब कोई भी ध्यान नहीं देता, दैट इज हमारी स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारी स्किन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन ज़रूरी हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक्स, वाटर एंड प्रोटीन, ये सारे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप अपनी थाली देखो तो आपको दिखेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट पड़ा हुआ है। हम इन सब चीज़ों को लेते ही नहीं है। विटामिन ए की ज़रूरत होती है जो स्किन को रिपेयर करता है। विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है। विटामिन ई जो है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। विटामिन डी आपकी जो स्किन की इम्यूनिटी है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ओमेगा 3 अभी हमने बात की कि ड्राइनेस, इन्फ्लेमेशन को हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स गट स्किन उसको हेल्प करता है, गट स्किन कनेक्शन बनाने में। जैसे हमारा जो गट है उससे हमारा स्किन का कनेक्शन होता है। जब प्रोबायोटिक्स लेते हो तो बॉडी में ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन हो पाता है तो स्किन उससे अच्छी हो जाती है। वाटर एंड फाइबर, जो वाटर एक एडिक्वेट अमाउंट में अगर आप वाटर लेते हो, फाइबर और खाने में फाइबर इंक्लूड करते हो तो जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज हो रही हैं, जो भी आप खाना खाया उसमें थोड़ा बहुत अगर टॉक्सिन्स है तो वो सारा कुछ आराम से फ्लश आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। क्योंकि आप जानते हो आज के डेट में हम कुछ भी खाएं, चाहे हम दाल, रोटी, सब्जी, फल कुछ भी हम खाएं, बिना केमिकल्स, बिना फर्टिलाइजर्स के कुछ भी नहीं होता। तो इन सब में एक अच्छी क्वांटिटी में टॉक्सिन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी को अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी में वाटर और फाइबर देते हो तो ये टॉक्सिन्स आराम से रिलीज हो सकते हैं, बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे खाने में मिसिंग है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसमें कोलेजन के लिए हेल्प करता है, कैरेटिन होता है और स्किन बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये रहें। अब आते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आप ये सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। विटामिन ए मिलेगा आपको कैरेट्स में, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, जितने भी हरी सब्जियां हैं जो भी आप देख रहे हो उन सब में आपको मिलेगा विटामिन ई। विटामिन सी हर वो चीज़ जो खट्टी है उसमें आपको मिलेगा विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गया, इन सब में आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन ई नॉर्मली सीड्स में मिलेगा आपको, आलमंड्स हो गए, सनफ्लावर हो गए, सीड्स और भी जो है हमारे चिया सीड्स और भी सब जो सीड्स रहते हैं उन सब में भी आपको मिलेगा। विटामिन डी के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट। अब सनलाइट जो है, सनलाइट कब की? सूरज उगने के 2 घंटे तक की सनलाइट या सूरज डूबने से 2 घंटे पहले की सनलाइट। ये जो टाइम होता है 2 घंटे का, सूरज उगने के बाद और डूबने से पहले, इस समय सन में जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ये कम होती हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन जो में कोई डैमेज नहीं होता और आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन डी। उसके बाद आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। ये मिलेगा आपको चिया सीड्स, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल यहाँ भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स के लिए सबसे बेस्ट जो हम सबके घर में अवेलेबल होता है दैट इज कर्ड, दही खाना शुरू कीजिए। दूसरा फ्रेगमेंटेड फूड से क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेड में 3-4, अगर हम डेली फूड की बात करें तो जो इडली बनती है आपकी, रवा इडली नहीं, दाल चावल की जो इडली बनती है, डोसा बनता है, दाल चावल का जो डोसा बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके प्रोबायोटिक्स को काफ़ी अच्छा है, इसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी जो गट हेल्थ है उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। अचार जो खा रहे हैं आप उसमें रहेगा, बट ध्यान रहे अचार घर का बना हुआ, अगर आप बाहर का लेते हैं तो उसमें बहुत तरह के जो ऑयल वगैरह वो लोग डालते हैं वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अचार घर का ही है। तो इन सब में आपको मिल जाएगा प्रोबायोटिक्स। फिर उसके बाद आता है
प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स हम सबके घरों में अवेलेबल है, दैट इज दाल एंड बीन्स। दाल जो है एक अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, गाढ़ी दाल खाइए, 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी सब्जी के साथ खाइए, उसमें आपको एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद आता है एग आप खा सकते हैं, वाइट वाला जो पोर्शन होता है उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो आप प्रोटीन के लिए एग ले सकते हैं। उसके बाद लीन मीट भी ले सकते हैं। अब फिर आता है नेक्स्ट कि स्किन में और क्या क्या होता है। तो एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके न्यूट्रिशन पार्ट पे, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फैट एंड शुगर्स की हम बात करें तो जब आप फैट खाते हो, शुगर खाते हो, रिफाइंड कार्ब्स खाते हो, तो ये जितना जो है ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है सबक्यूटेनियस फैट के रूप में। सबक्यूटेनियस फैट ये क्या होता है, जो स्किन है आपकी, स्किन के नीचे एक लेयर बनती है फैट की, इसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। और ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी में जो भी आप खा रहे हो, न्यूट्रिशन वगैरह आपने लिया, वो न्यूट्रिशन इस स्किन तक पहुंचना चाहिए, उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से जो स्किन है, स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, तो इसलिए फैट कम करना बहुत ज़रूरी है, सबक्यूटेनियस फैट ये ज़रूरी है। इसके लिए हम जो नॉर्मल बॉडी है उसमें सबक्यूटेनियस फैट होना चाहिए 15% तक का। 15% एक अच्छा नंबर है। अगर आपका 15% से ज़्यादा है आपका सबक्यूटेनियस फैट, तो डेफिनेटली ये चैलेंज करेगा। दूसरा, विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, इन सब पे फैट जमा होता है। तो जब इन सब पे फैट जमा हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो अगेन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, इन सबको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो देन इनकी बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एजिंग भी बढ़ेगी। जब वहाँ एजिंग बढ़ेगी तो बाकी बॉडी में भी आपको वो दिखना शुरू होगा। ठीक है, एक तीसरा इंपॉर्टेंट, दैट इज शुगर। जब आप शुगर लेते हो अच्छी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो एकदम से आपकी बॉडी में शुगर का स्पाइक आता है। जब ये स्पाइक आता है तो स्पाइक आने से 2 मेजर चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों में ये ट्रिगर करता है। एक है आपका एक्ने। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे तो आप देखोगे कि आपके चेहरे पे एक्ने काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है। दूसरा, आपकी स्किन जल्दी एज होने लगती है। स्किन एजिंग को ये एक्सेलरेट करता है शुगर, जब आप ज़्यादा लेते हो। ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या है, क्या हम खा सकते हैं इसमें बेटर है? तो इसके लिए ना आप ये कर सकते हो कि जो नॉर्मल, इवन आई वुड से कि जो रोटी वगैरह आप खा रहे हो, दाल वगैरह, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इसमें मैदा खा रहे हो, जो मोमोज दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, मोमोज हो गए, देन उसके बाद छोले भटूरे, ये इसमें इन सब में भी रिफाइंड शुगर होता है, रिफाइंड कार्ब्स होता है, सॉरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं स्किन से रिलेटेड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है नेक्स्ट, एंड दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते हो, एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हो, ऑफिस का स्ट्रेस ले रहे हो, फैमिली का स्ट्रेस ले रहे हो, किसी भी तरह के कोई भी स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा तो देन ऑयली स्किन, एक्ने, डल फेसेस, ये सारे कुछ की प्रॉब्लम आएगी। तो स्ट्रेस को डील करना ज़रूरी है। स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, मैं जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे लिए हमेशा रिजल्ट लेके आता है, दैट इज़ आई डोंट थिंक इन माई हेड, आई थिंक ऑन पेपर। यानी जो भी कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो जस्ट राइट इट ऑन पेपर एंड लिख दो सारे कॉन्सिक्वेंस, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अगर कुछ हुआ तो क्या सॉल्यूशन कर सकता हूँ मैं। तो थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर हेड, जिसको हम थिंकिंग ऑन पेपर मैं बोलता हूँ, कई लोग इसको जर्नलिंग भी बोलते हैं, एक फॉर्मल वर्ड जो है दैट इज जर्नलिंग। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आप अपने आप को हमेशा गालियाँ तो देते ही हो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये वाला काम रह गया, वो वाला काम रह गया, एंड दूसरे भी गालियाँ दे रहे होते हैं आपको हर रोज़ कि मणिकांत तूने ये नहीं किया, सब्जी लाना था नहीं लाया, ऑफिस में ये काम होना था नहीं होता, ये रिपोर्ट आज जानी थी नहीं गई, ये कैंपेन लाइव नहीं हुआ, एंड ऑल दो स्टफ। ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड कहाँ मिल रहा है आपको, अप्रिसिएशन कहाँ मिल रहा है? दूसरे अगर दे रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो अपने आप को सबसे पहले कि मणिकांत आई थैंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, बिजनेस का ख्याल रख रहे हो, वॉट एवर थिंग्स, appreciate yourself and also appreciate the people around you. Gratitude, that's second part. And third, and that is breathing.
या मेडिटेशन आप कह सकते हो कि आप ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हो हर रोज। अगर 10 से 15 मिनट करते हो देन ऑल्सो दैट हेल्प्स। और कोशिश कीजिए जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो नॉइजी प्लेस में ना हो करके अगर किसी शांत प्लेस में आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हो नथिंग बेटर देन दैट। उससे आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम होता है और बॉडी के ब्रेन्स को डीएनए को ये सिग्नल जाता है कि इतना स्ट्रेस नहीं है, 7 से 8 घंटे सो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो रहती है जो होती है आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस होती है इन दैट केस भी स्किन खराब होती है, जैसे PCOS या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, थायराइड हो गया या एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो इन सब चीज़ों में भी आपको आ सकती है प्रॉब्लम। तो इनके लिए बेटर इज़ कि अपना खुद डॉक्टर ना बने आप। घर पे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से देख करके जो आप नुस्खे वगैरह निकाल रहे हैं ये करने के बजाय जस्ट गो फॉर अ प्रॉपर मेडिकेशन। डॉक्टर से दिखाइए। किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको एक डॉक्टर क्योर कर सकता है विद प्रॉपर मेडिकेशन। ठीक है। जुगाड़ के चक्कर में मत रहिएगा, पर्टिकुलरली हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर के लिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है आपका जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी और खा रहे हैं, तो उसमें कहता है कि ऑक्सीजन के रेडिकल्स कई बार रिलीज होते हैं। फ्री रेडिकल्स जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स, ये आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं या फिर जो आपकी बॉडी है। जब बॉडी में क्या होता है ना कि जब रिपेयरिंग होती है आपकी बॉडी, सेल्स जब रिपेयर होते हैं तो सेल्स रिपेयर होने के दौरान कुछ सेल्स डैमेज भी होते हैं। डैमेज होने के बाद जो कचरा निकलता है उसमें उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो कि कचरा आपकी बॉडी से जो रिलीज हो रहा है ये कॉज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसको अगर सही तरीके से आपने मैनेज नहीं किया, ये बॉडी से अगर नहीं निकले, देन इसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको तरीका मैनेज करने का है, आप एक गुड अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं इधर उधर, जो डेड स्किन के बाद जो इधर उधर निकल गए, इनको शरीर से बाहर निकालना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी, जो हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा आपको। पॉलीफेनॉल्स भी काफ़ी अच्छे हेल्प करते हैं। पॉलीफेनॉल क्या होता है? पॉलीफेनॉल होता है आपके ग्रीन टी में। डार्क चॉकलेट जो आप खाते हो, नॉर्मल शुगर वाला चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट, यानी कम डार्क चॉकलेट का मतलब 80% जिसमें कोको, वही होगा डार्क चॉकलेट। मिनिमम 80, अगर 80, 90 है, 95% है, 99% है तो बेस्ट है। लेकिन जो ये 30%, 40% ये वाले नहीं, डार्क चॉकलेट एटलीस्ट 80%, वो आपको हेल्प करेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाने में, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में। देन बेरीज, जो भी ये बेरीज खा रहे हो, दैट्स देयर। देन उसके बाद होता है कैरोटीनॉइड, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में। ये अवेलेबल होगा आपको कैरेट्स एंड टोमेटोज, इन दोनों में आपको मिल जाता है ये। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? अब हम लोग देखते हैं कि अवॉइड क्या करना है, खाने में क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, या फिर आई वुड से कि जितना कम खा सकते हो उतना ज़्यादा बेटर। सबसे पहला, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। जितने भी आपके रिफाइंड ऑयल जिन भी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, चाहे आप घर पे यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के लिए, पूरियों के लिए, या आई डोंट नो व्हाटएवर XYZ फ्राई करने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, इसको बंद करना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो पैकेट फूड आता है, खास करके बिस्किट्स, हमें बिस्किट्स में तो लगता नहीं है कि ऑयल है, लेकिन जब उसके आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो यू विल सी कि ज़्यादातर बिस्किट्स में 20% से 40% तक आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, या फिर कई जगह पाम ऑयल लिखते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसको जितना कम हो सके, मतलब घर पे तो मैं तो अगर सजेस्ट करूँ आपको तो रिफाइंड ऑयल तो घर से बाहर डाल दो, आप कूड़े में डाल दो उसे रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और बाहर जितना कम हो सके उतना खाओ, कम खाओ, क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें तली जाती हैं उन सब में सिर्फ रिफाइंड ऑयल डलता है। कोई और ऑयल यूज़ नहीं करता, हर कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ देखता है, एंड दैट इज़ रिफाइंड ऑयल। तो बाहर
फ्राइड खाना बंद कर दो आप, क्योंकि वो पूरा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, पैकेट जूसेस, इन सब में भी प्लेन शुगर है। ये प्लेन शुगर है, ये आपके स्किन के लिए बहुत ख़राब है, फैट भी बढ़ाएगा प्लस आपके स्किन में पैचेस भी बढ़ाएगा, एक्ने वगैरह को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस, सोडा बंद कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन है बंद ही कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, पैकेज फूड, और भी जो पैकेज फूड आते हैं, हमने बिस्किट की बात की, लेकिन और भी चीज़ें हैं, चिप्स है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, जो अभी अलग अलग तरह के पैकेज वाले मखाने आ गए हैं, और भी ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, ये भी नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या होता है? रिफाइंड कार्ब्स होता है जो हमें दिखता नहीं है, लगता है कि ये बहुत ही हेल्दी फैट्स है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। जैसे मैदा हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, हर रोज़ इस्तेमाल हो रहा है मैदा, उसमें रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम, जो केक आप खा रहे हो, केक, ये सारे रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो दिखने में एकदम लगता है कि वैसे जो तुरंत एकदम बिस्किट्स हैं वाइट, ये सारा कुछ आपका रिफाइंड कार्ब्स में आता है। देन डीप फ्राइड की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो डीप फ्राइड फूड्स, इन सबको आप अवॉइड कीजिए। अगर स्किन से रिलेटेड अगर आपको एक्ने हो रहा है, स्किन में डलनेस है, तो डेफिनेटली इनको इमीडिएटली बंद कर दीजिए, आपको ऐसे रिजल्ट्स आपके दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कुछ हैबिट्स है जो अगर आप करते हो तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। हमने सनलाइट की बात की, मॉर्निंग और इवनिंग में अगर आप 15-20 मिनट के लिए सनलाइट में जाते हो, बेस्ट। मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर 10 से 15 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हो, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके सारे सेल्स में, टिश्यूज़ में ब्लड पहुंचना शुरू होता है, और ब्लड ही आपका मेन कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का, तो काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होगा। दूसरा, हाइड्रेशन, आपको एक प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब पानी पीना है। कितना पानी पीना है? 20 kg वजन पे 1 लीटर पानी। जैसे मैं 70 kg का हूँ, तो 70 kg में मुझे चाहिए 3.5 लीटर पानी दिन का। इसमें जूसेस, शेक्स वगैरह पी रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं करना है, प्लेन वाटर, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होने लगेंगे, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं और खाने में आपको पता है सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह बने हुए हैं, इन सब के थ्रू टॉक्सिन्स हो जाएंगे बॉडी में। इनको रिमूव कैसे करें? रिमूव करने के लिए पानी चाहिए, तो प्रॉपर पानी और फाइबर जो हमने बात की थी। नेक्स्ट, स्लीप का शेड्यूल बनाइए। 7 से 8 घंटा सोना तो सही है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम पे सोना। आप अपने स्लीप का, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे सोइए और 7 बजे उठ जाइए या 8 बजे उठ जाइए। लेकिन अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे के हिसाब से। अगर आपका साइकिल अलग है, रिदमिक साइकिल अलग है, आप 2 बजे सोते हैं तो 2 बजे सोइए, और फिर उसके हिसाब से आपको उठने की जरूरत है। 2 बजे सोएंगे आप तो आप 9 बजे उठेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि टाइम फिक्स रखिए। आधा ही घंटे का आगे पीछे चलता है, लेकिन अगर आप स्लीप टाइम में इरेगुलरिटी आएगी तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा खुश रहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। स्ट्रेस कम लीजिए, ज़रूर बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा।